यस। कल वाला अटेंडेंस बना दिए, क्या अटेंडेंस कार्ड बना दिए थे ना सर अटेंडेंस? जी। अटेंडेंस बनता है अभी। मोहम्मद एहशाक अंसारी है, परवीन बाबू है, मोहम्मद शाकिब है, मिनी कुमारी है, निखिल भारती है, श्रेया है, श्वेता कुमारी है, खुशी है, सोनू कुमार चौरसिया है। 11 पार्टिसिपेंट्स अभी अवेलेबल हो सकता और बच्चे आ जाएं तब अटेंडेंस बनाएंगे, ठीक है ना? जी देखिए पिछले क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के बारे में, और वहां पर सस्पेक्टिबिलिटी इसकी क्या है रेडियोलॉजी में, और ये जो पढ़ाई है ये बेस्ड उस चीज पर है कि किस तरह हम लोग डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करो। और यहाँ पर हम लोग किस तरह का गाइडलाइन आपको फॉलो करना पड़ेगा इन्वेसिव थेरेपेटिक, है ना, प्रोसीजर के लिए, थेरेपेटिक और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए। ठीक है, हम लोगों को पता है कि रेडियोलॉजी का इस्तेमाल 2 तरीके से किया जाता है। पहला जो इसका जो रोल है वो डायग्नोसिस के लिए है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो जांच पड़ताल होती है उसके लिए हम इमेज लेते हैं रेडियोलॉजी के माध्यम से, और उस रोल को प्ले करने के लिए अगर हम लोग देखें तो हम लोग डिजिटल एक्सरे, है ना, एक्सरे और सीटी स्कैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये दोनों मॉड्यूलिटी है। इसके अलावा सीटी स्कैन के अलावा एमआरआई भी है, न्यूक्लियर मेडिसिन भी है। ठीक है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में थेरेपेटिक जो रोल होता है, इसमें 2 तरह का रोल होता है। एक होता है आपको डायग्नोस्टिक, और दूसरा जो रोल प्ले करता है ये करता है थेरेपी में, है ना। थेरेपेटिक, तो थेरेपेटिक में क्या होता है कि हम लोग इलाज करते हैं, और डायग्नोसिस में क्या करते हैं कि बीमारी को डिटेक्ट करते हैं, इसमें डिजीज को देखा जाता है ना। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर इलाज होता है स्पेशली कैंसर का, है ना, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक, तो यहाँ पर वाइड रेंज तरीका के बारे में चर्चा होगी, और इन्वेसिव इमेजिंग गाइडेड थेरेपेटिक प्रोसीजर की चर्चा होगी। ठीक है, और इन्वेसिव डायग्नोस्टिक इमेजिंग का मतलब हुआ उस तरह की इमेजिंग जिसमें पेशेंट को कहीं पर थोड़ा बहुत पीड़ा तो होती है, ठीक है ना। इन्वेसिव प्रोसीजर होता है जिसमें कैथेटर को लगाना हो गया, ठीक है, या छोटा मोटा इंसिजन, चीरा लगाना पड़े, इस तरह के जो प्रोसीजर होते हैं उसको हम लोग इन्वेसिव प्रोसीजर कहते हैं, या निडल गाइडेड बायोप्सी किया जाए, यानी कि किसी को अगर कहीं पर ट्यूमर है तो हम लोग एक्सरे के सहारे से देख सकते हैं, या सीटी स्कैन के सहारे से देख करके वहां निडल पंक्चर करके इमेज को निकालते हैं। ठीक है, रेंज ऑफ डिजीज और ऑर्गन जो होती है, जो भी रेंज ऑफ डिजीज है जिस ऑर्गन में है उसको हम लोग उसकी इमेजिंग करते हैं, है ना। और इमेजिंग करने के बाद जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, और वो डायग्नोस्टिक ऐसा थेरेपेटिक प्रोसीजर है तो उसमें भी ये मदद होता है, सहायक रूप से ये काम करता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ डिजीज और उसके एलिमेंट के बारे में डिस्कशन होगी, जैसे कि वस्कुलर, देखिए मैं लिख देता हूं, इंक्लूड
procedure for diseases and elements of the vascular gastrointestinal hepatobiliary genitourinary pulmonary musculoskeletal and cerebral nervous system. ठीक है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में कुछ प्रोसीजर शामिल होती है ना। वो प्रोसीजर शामिल होती है डिजीज के एलिमेंट को देखने के लिए, और वो डिजीज के एलिमेंट क्या चीज के हो सकते हैं? ब्लड वेसल से संबंधित, वस्कुलर यानी के ब्लड वेसल से। सर साउंड आ रहा है। क्या हो रहा है? साउंड आ रहा है। साउंड किसी का माइक्रोफोन ऑन है। अब कोई अपना माइक्रोफोन प्लीज म्यूट ऑल कर देता हूं मैं। ठीक है, अब साउंड नहीं ना आ रहा है? नो सर। ठीक है, ओके। जिसको पूछना होगा ना तो वो अपना ये ऑन कर लेगा। ठीक है, तो एलिमेंट में वस्कुलर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में आप जान लीजिए कि क्या होता है कि गैस्ट्रो यानी के स्टोमक और इंटेस्टाइनल यानी के इंटेस्टाइन। ब्लड वस्कुलर बीमारी जो होती है वो रक्त से संबंधित होती है, और ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज हो जाए, ब्लड वेसल्स का हेमोरेज हो जाए, ब्लड वेसल्स में नैरो हो जाए जिसको स्ट्रिंचर कहते हैं, ब्लड वेसल्स चौड़ा हो जाए जिसको पेटेंसी कहते हैं। अलग अलग तरह के रोगों को हम लोग इंटरवेंशनल डायग्नोसिस में, रेडियोलॉजी में डायग्नोस करने का क्षमता रखते हैं। ठीक है, ये जितना भी प्रोसीजर है ये इन्वेसिव प्रोसीजर है, और इन्वेसिव प्रोसीजर थोड़ा सा पीड़ादायक होता है। यानी कि इस कंडीशन में हम लोग सिंपली सीटी स्कैन और एक्सरे नहीं करते, कुछ स्पेशल टेक्निक को अप्लाई करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम कॉन्ट्रास्ट एजेंट को डालते हैं, और वो जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट को हम डालेंगे वो कॉन्ट्रास्ट एजेंट डालने के बाद हम उस पार्ट को देख सकते हैं। वस्कुलर में हम लोग एंजियोग्राफी, जिसके बारे में कल मैंने बताया था। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या होता है? स्टमक और इंटेस्टाइन होता है, और स्टमक और इंटेस्टाइन को जानने के लिए, देखने के लिए कई तरह के
जांच को बनाया गया है ना, जिसमें से आप लोग को पता होगा कि बेरियम मील होता है, बेरियम मील फॉलो थ्रू होता है, हेपेटोड्यूडेनोग्राफी होता है, ड्यूडेनोग्राफी होता है, और बेरियम मील फॉलो थ्रू होता है जिसमें ड्यूडेनम, जेंजनम और इलियम सबको देख सकते हैं। हेपेटो बिलरी सिस्टम, हेपेटो यानी के लीवर, अब बिलरी यानी के लीवर से निकलने वाली जो नली हो गई है ना, वो बिलरी सिस्टम में आ जाती है। ठीक है, जो लीवर से बाइल को कैरी करके गॉल ब्लैडर तक पहुंचाती है, और गॉल ब्लैडर से कॉमन बाइल डक्ट से होता हुआ वह बाइल सीधे ड्यूडेनम तक पहुंचता है, और ये हमारे भोजन के पाचन में सहायक होता है। इससे संबंधित कोई ऐसा रोग हो जाए जैसे लीवर के जो बिलरी सिस्टम है ये ब्लॉक कर जाए, इसमें अगर स्टोन हो जाए तो उसको भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का इसमें स्पेशल रोल प्ले करता है। एक जांच होती है जिसको हम लोग कोलेंजियोग्राफी कहते हैं, जिसमें कैथेटर का इस्तेमाल करते हुए हम बिलरी सिस्टम को देख सकते हैं। आगे आते हैं तो जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम यानी कि किसी को अगर इसका इन्फेक्शन लग गया, जेनाइटल रीजन में कोई प्रॉब्लम हो गई या यूरिनरी सिस्टम में इन्फेक्शन चला गया, तो उस इन्फेक्शन को इंट्रावेनस यूरोग्राफी या इंट्रावेनस पाइलोग्राफी या आरजीयू या एमसीयू जैसे जांच से, रेट्रोग्राफी जैसे जांच से हम लोग देख सकते हैं। पल्मनरी में अगर इन्वेसिव बात होती है, एक तो हुआ कि सिंपल चेस्ट का एक्सरे हो जाए, तो चेस्ट का एक्सरे कैसा होता है भाई, तो चेस्ट का एक्सरे सिंपल ऐसा होता है, देख लीजिए आप लोग स्क्रीन पे, ये इस तरह का आपका चेस्ट का एक्सरे है, और ये जो चेस्ट का एक्सरे है इसमें किसी तरह का कोई इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं किया गया है। पेशेंट को सिंपली बोलते हैं हिंदी में डॉक्टर, डॉक्टर सिंपली उसका एक्सरे कर दिया जाता है। लेकिन पल्मनरी में जो इन्वेसिव प्रोसीजर होती है उस जांच को हम लोग ब्रोंकोग्राफी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इवन सर हाँ सर कॉन्ट्रास्ट में ऐसा क्या होता है जो देने के बाद बीमारी दिखा देता है? कॉन्ट्रास्ट में देखिए, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कॉन्ट्रास्ट एजेंट विच इज यूज्ड है ना इन रिस्पेक्ट टू ऑर्गन। किस तरह के ऑर्गन का टेस्ट करना है उस अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रास्ट एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूजुअली दो तरीके के होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट और एक को कहते हैं निगेटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट। ठीक है, हेलो हाँ हम राहुल बोल रहे हैं सर। हाँ बोलिए। हम जीएमएल टीम मेरा एडमिशन था जाखरू से ना, तो वो बोल रहे थे कि क्लास चालू होगा तो कॉल आएगा। हाँ तो ये स्टार्ट है सर, नहीं है स्टार्ट, अभी ऑनलाइन चल रहा, ऑनलाइन चल रहा है। तो कैसे पता चलेगा सर? वो हम अभी क्लास ले रहे हैं, हमको जो है ना 5 बजे फोन कीजिएगा शाम में। ठीक है, 5-6 बजे हम फ्री रहेंगे तब बताएंगे। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट एक्चुअली में होता है दो तरह का होता है, एक को पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट और दूसरे को हम लोग निगेटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रास्ट एजेंट हुआ दो तरीका का होगा, एक को पॉजिटिव और दूसरे को हम लोग निगेटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट जानते हैं। निगेटिव में कार्बन डाइऑक्साइड एक मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एयर हो गया। ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, एयर। ये हो गया निगेटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट। पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट में आपको बेरियम सल्फेट, पॉजिटिव में आ जाता है बेरियम सल्फेट, ठीक है। इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि इसको दूसरा किसी भी जगह नहीं देंगे। और दूसरा जो पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट होता है वो आयोडीन बेस्ड होता है, जिसको आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडियम कहते हैं। और ये भी दो तरह का होता है, एक होता है आयोनिक और दूसरा होता है नॉन आयोनिक। इसको इन शॉर्ट समझ लीजिए कि 98% केसेस में हम लोग नॉन आयोनिक देंगे, इसका लीस्ट इफेक्ट है। और आयोनिक गिने चुने जगह पे दिया जा सकता है, जैसे कि कोलिंजियोग्राफी हुआ। तो यहां पर जो टेस्ट है, जैसे ही मैंने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की बात की तो इसमें जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट दिया जाएगा, यहां पर बेरियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट डाला जाता है, ठीक है। इसमें जब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा बेरियम बेस्ड, तो उस समय आयोडीनेटेड डाला जा सकता है, जिसमें एक मार्केट में अवेलेबल है जिसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रोग्राफिन दी जा सकती है, ठीक है। हेपेटोबिलरी सिस्टम में क्या मैंने बताया, कॉन्ट्रास्ट एजेंट देंगे, आयोडीनेटेड देंगे। तो आयोडीनेटेड में हम लोग आयोनिक को प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये लिपिड सॉल्यूबल है, इसका ब्रेकडाउन लिवर में जाकर के होगा। बात समझ में आ गई। और अदर जितना भी जांच है सब जगह आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट एजेंट को ही इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ गई? ओके सर। ठीक है, ओके। तो यहां पर अलग अलग चीज के लिए हमारी जो रेंज ऑफ डिजीज है उसके लिए टेस्ट करा जाता है, ठीक है। और हम लोग क्या इसमें डायग्नोस करते हैं, क्या करते हैं, व्हाट वी डायग्नोस, ठीक है। हम लोग नहीं करेंगे, हमारे रेडियोलॉजिस्ट करेंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजिस्ट इमेजिंग करते हैं, ठीक है। तो यहां पर डायग्नोसिस क्या चीज को करा जाएगा, रेडियोलॉजिस्ट साहब क्या डायग्नोस करेंगे, तो इंजुरी है ना, ये इंजुरी ट्रॉमेटिक भी हो सकती है, ट्रॉमा से भी हो सकती है। और दूसरा चीज के पैथोलॉजी है ना, प्लस जिसको हम लोग डिजीज कहेंगे, ठीक है। और परफॉर्म करते हैं इंटरवेंशनल मेडिकल प्रोसीजर को। कॉमन इंटरवेंशनल इमेजिंग प्रोसीजर में फ्लोरोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कॉमन, मैं कलर चेंज कर देता हूं, कॉमन
जो कॉमन इंटरवेंशनल इमेजिंग मॉडलिटी है, इसमें 1 नंबर पर दिया हुआ है फ्लोरोस्कोपी। ठीक है, फ्लोरोस्कोपी एक्चुअली में एक्सरे जब किया जाता है तो एक्सरे करने के दौरान हम लोग रियल टाइम इमेज को देखते हैं, है ना। और ये रियल टाइम इमेज देखने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं इसको हम लोग कहते हैं फ्लोरोस्कोपी स्क्रीन। सपोज दैट किसी को कोई बीमारी है या कोई फॉरेन मटेरियल उसने खा लिया, या हम कोई इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में एंजियोग्राफी जैसी जांच कर रहे हैं, या बेरियम मील फॉलो थ्रू जैसा जांच कर रहे हैं, तो जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट है कहां पर गया, हमको स्क्रीन पर दिखाई देगा, फ्लोरोस्कोपी स्क्रीन पे। फ्लोरोस्कोपी स्क्रीन एक्चुअली में एक ऐसी स्क्रीन होती है कि मान लीजिए कि आपका एक पेशेंट है, ये पेशेंट है, ठीक है, ये पेशेंट है, पेशेंट खड़ा कर दिया एक, ठीक है, तो ये पेशेंट है, इसके सामने से, इसके पीछे से या फ्रंट से एक्सरे जाएगा। क्या जा रहा है? एक्सरे। ठीक है, तो एक्सरे जितना दूर पड़ता है इसके सामने अगर हम कैसेट या रेडियोग्राफिक फिल्म या रिसेप्टर लगाते हैं तो हमारी एक स्टिल इमेज तैयार हो जाती है। उसकी ऐसी हार्ड कॉपी हम लोग निकाल लेते हैं, नहीं हार्ड कॉपी निकालते हैं। लेकिन अगर मेरे पास फ्लोरोस्कोपी स्क्रीन है तो फ्लोरोस्कोपी स्क्रीन एक ऐसी स्क्रीन है कि रेडिएशन जब इसके ऊपर जाएगा, ठीक है, तो जो व्यूअर होगा, व्यूअर देखने वाला है ना, वो व्यूअर इसमें देखेगा और शरीर के भीतर का दिखाई देगा। हार्ट अगर घूम रहा होगा, हार्ट अगर पंप कर रहा होगा तो वो पंप होता हुआ दिखाएगा। कॉन्ट्रास्ट एजेंट अगर चढ़ा रहे हैं तो कॉन्ट्रास्ट एजेंट कॉर्नरी आर्टरी तक पहुंचा कि नहीं ये देख सकते हैं। तो हम लोग एक वीडियो फिल्म की तरह देख सकते हैं। ये हुआ फ्लोरोस्कोपी स्क्रीन, लेकिन ये पुराना है, ट्रेडिशनल। लेटेस्ट में क्या हुआ कि अब इसको टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंख पर रेडिएशन नहीं लगेगी। तो मेरे पास एक तो ये यंत्र हो गया। दूसरा, हम रेडियोलॉजी में सीटी स्कैन के माध्यम से बहुत सारी बीमारियों को देखते और डिटेक्ट करते हैं। अल्ट्रासाउंड से सारी बीमारी को देखा जाता है, जिसमें जो सॉफ्ट विसराज है एब्डोमिनल रीजन में, उसकी स्कैनिंग करने में ये बहुत भरपूर योगदान ये प्ले करता है ना। गाइनोकोलॉजिकल प्रोसीजर के लिए, यानी कि महिला के रोगों को देखने के लिए यूएसजी का इस्तेमाल आज के डेट में किया जाता है। लीवर से संबंधित रोगों को देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात के ऑब्स्टेट्रिक का केस भी इससे ही देखा जाता है। सिर्फ यही एक मॉडलिटी है जिसमें बेबी का क्या कंडीशन है ना, वो देखा जा सकता है। चौथा जो यंत्र का नाम लिखा है मैंने, उसको कहते हैं एमआरआई। ठीक है, एमआरआई होता क्या है कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और इसमें एक पावरफुल मैग्नेट में जब पेशेंट को डाला जाता है तो पेशेंट के बॉडी से क्या निकलता है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव पेशेंट के बॉडी से भी निकलेगा। जब पेशेंट के बॉडी पर रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव डाला जाता है, फिर बॉडी अपना रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव सिग्नल के रूप में निकालती है और एक इमेज बन जाता है। ठीक है, और ये बड़ा अच्छा माना जाता है फॉर सॉफ्ट टिश्यू एग्जामिनेशन, फॉर सॉफ्ट टिश्यू एग्जामिनेशन। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू में किसी तरह का लीजन हो गया, वो सारे चीज को, या ट्यूमर हो गया, ज्यादा अच्छा से एमआरआई पे देखा जा सकता है। आज के डेट में एक चीज और आ गई है जिसको हम लोग पेट स्कैन, है ना, या स्पेक्ट के नाम से जानते हैं।
सिंगल प्रोटोन इमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी, है ना, इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। ये दोनों न्यूक्लियर मेडिसिन का पार्ट है। क्या चीज का पार्ट है भाई? न्यूक्लियर मेडिसिन का पार्ट है। इसमें क्या होता है कि रेडियो न्यूक्लियाइड को पेशेंट के शरीर में डालने से शरीर के अंदर से गामा रे या पॉजिट्रॉन जो निकलता है उससे एक इमेज को तैयार की जाती है। लेकिन ये मॉड्यूलिटी को माना जाता है कि सबसे पावरफुल मॉड्यूलिटी में से है, ठीक है, क्योंकि ये 2 लेवल पे काम करती है। ये शरीर के एनाटॉमी को दिखाएगी, फिजियोलॉजी को दिखाएगी, जैसे जो काम सीटी स्कैन या एमआरआई करती है। लेकिन ये एक और काम करती है, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करती है, ठीक है। और चूंकि मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करती है, दूसरी मशीन नहीं कर सकती। ये पहले ही बीमारी को प्रिडिक्ट कर देगी कि भाई इसमें ये पैथोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है मॉलिक्यूलर लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, और इसको हो सकता है कि कैंसर हो जाए, उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है, हमको 3 महीना पहले बीमारी की जानकारी पता चल जाएगी। एनाटॉमिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन अगर हम देखते हैं तो उससे बीमारी पता चल जाती है। एनाटॉमी में अगर चेंज आया तो बीमारी, फिजियोलॉजी नॉर्मल फंक्शन से बदलाव हुआ तो उसमें भी बीमारी को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई सवाल होगा तो आप लोग सवाल कीजिएगा। अटेंडेंस ले ले क्या? अब अटेंडेंस ले सकते हैं क्या? दो मिनट, स्टॉप शेयर। अटेंडेंस डेस्कटॉप पे सेव कर दो। चलिए, हो गया। If anyone want to ask any question, then he can ask. Interventional रेडियोलॉजिस्ट केयरफुली इंटरप्रेट करते हैं इमेज को। उनका काम क्या है? इमेज को इंटरप्रेट करना, है ना। और ये इमेज जो इंटरप्रेट करेंगे, जो रेडियोलॉजिस्ट होंगे, इमेज में देख करके वो बीमारी को पता करते हैं, अंदर में किस तरह की इंजरी है, डिजीज है, उसकी जानकारी पता करते हैं, ठीक है। और वह परफॉर्म करते हैं रेंज ऑफ इंटरवेंशनल मेडिकल प्रोसीजर, ठीक है। सबसे कॉमन इंटरवेंशनल इमेजिंग मॉड्यूलिटी में फ्लोरोस्कोपी, सीटी, यूएस, एमआरआई है, जबकि फ्लोरोस्कोपी और सीटी में आयोनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन आप लोग जानते हैं क्या होता है? इन सीटी, एक्सरे हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिस रेडिएशन को, वो रेडिएशन है आयोनाइजिंग रेडिएशन। डू यू ऑल नो व्हाट इज आयोनाइजिंग रेडिएशन? कोई जानते हैं तो बताइए।
रेडिएशन आपके रूम में है, रेडिएशन हार्मफुल भी हो सकता है और रेडिएशन हार्मफुल नहीं भी हो सकता है। रेडिएशन हार्मफुल हो सकता है और रेडिएशन हार्मफुल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो व्हाट इज रेडिएशन? इज देयर रेडिएशन इन योर रूम? कि आपके कमरे में आप जहां बैठे हुए वहां पे रेडिएशन है कि नहीं? यस, हाँ है, बट नॉट ऑल फॉर्म ऑफ रेडिएशन आर हार्मफुल। जितने भी फॉर्म के रेडिएशन होते हैं वो नुकसानदेह नहीं होते हैं, वो सारे रेडिएशन से नुकसान नहीं होता हम लोगों को, ठीक है। क्यों नहीं होता, आइए उसको देखते हैं। रेडिएशन को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक को कहते हैं हम लोग आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरे को कहते हैं नन आयोनाइजिंग रेडिएशन। एक को कहेंगे आयोनाइजिंग और दूसरे को कहेंगे नन आयोनाइजिंग रेडिएशन। जितने भी आपको नन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, जिसमें रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल लाइट जो रूम की रोशनी है ट्यूब लाइट की, है ना, ये सारी जो रेडिएशन है हमारे शरीर में किसी तरह का नुकसान नहीं करती, ये आयोनाइजेशन नहीं करती है, ठीक है। लेकिन जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होगी, जैसे एक्सरे हो गई, गामा रे हो गई, या कोई भी रेडिएशन जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है, वो हमारे शरीर में आयोनाइजेशन करा देती है, ठीक है। वो आयोनाइजेशन का मतलब कि हमारे शरीर के अंदर जो सेल हैं उसके वाटर को ये तोड़ेगी तो हाइड्रोक्सिल आयन अलग हो जाएगा, है ना, H2O होता है ना, और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इसमें चार्ज पार्टिकल हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और निगेटिव चार्ज पार्टिकल, और इस घटना को, इस इवेंट को हम लोग आयोनाइजेशन कहते हैं। और ये घटना, ये इवेंट जब शरीर में होती है तो जो फ्री रेडिकल का निर्माण होता है, वो फ्री रेडिकल के कारण ही हमें नुकसान होता है। वो फ्री रेडिकल ही हमारे सेल के सेल मेम्ब्रेन को ब्रीच कर देती है, फाड़ देती है, जिसके वजह से साइटोप्लाज्म पूरा बाहर निकल जाएगा और सेल की मौत हो जाएगी। या ये भी कर सकते हैं कि सेल के अंदर के न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होता है और उसमें जो डीएनए होता है उसको ये डैमेज कर दे, और वो जब रिपेयर हो तो गलत तरीके से हो, जीन म्यूटेशन, जीन एब्रीवेशन जैसी चीज भी हो सकती है। तो रेडिएशन के बारे में बोल रहे हैं, रेडिएशन कुछ नहीं है, एक एनर्जी है जो एनर्जी मोशन में होती है। हम लोग एक समुद्र में रह रहे हैं, रेडिएशन के एक समुद्र में। आप जो हम लोग के चारों तरफ सिर्फ रेडिएशन और रेडिएशन है। इवन मैं जो पढ़ा रहा हूं, मेरा जो आवाज जा रहा है रेडिएशन के माध्यम से ही जा रहा है, मोबाइल से ढेर रेडिएशन निकल रहा है। तो हम लोग एक रेडिएशन के समुद्र में हैं। नन आयोनाइजिंग रेडिएशन that does not have sufficient energy to remove an electron। जो नन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है उसमें वो एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर पाती, और इसके कारण वहां पे आयोनाइजेशन जैसी क्रिया नहीं हो पाती। और जो नन आयोनाइजिंग रेडिएशन है उसमें रेडियो वेव हो गया, जो जिसपे आप रेडियो से गाना या रेडियो वेव्स का इस्तेमाल और भी चीजों में किया जाता है ना। माइक्रोवेव्स हो गया, ठीक है, माइक्रोवेव का तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाना को पकाने या हीट करने के लिए। इंफ्रारेड रेज कहाँ से निकलती है? तो आपके रिमोट कंट्रोल से जो रेडिएशन निकलती है वो इंफ्रारेड रेज है। और आपका जो विजिबल लाइट है, जो रोशनी है, वो अपने आप में एक नन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। लेजर लाइट है, अल्ट्रावायलेट लाइट और रडार हो गया, ये जितनी भी चीज है ये नन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। लेकिन आयोनाइजिंग रेडिएशन में इतनी ज्यादा सफिशिएंट एनर्जी होती है कि वो इजेक्ट कर सकता है किसी इलेक्ट्रॉन को
किसी एटम से और वहां आयोनाइजेशन की क्रिया हो जाती है। ठीक है, इसमें आ जाएगा अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स, गामा रे और एक्सरे। ऑल दीज आर आयोनाइजिंग रेडिएशन। आप लोग समझ गए अब? ठीक है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं एक ब्रॉड रेंज के प्रोसीजर को, है ना, सच एज ट्रीटिंग ट्यूमर, जैसे कि वो ट्यूमर को ट्रीट करने में उनका एक सहायता होता है। हम किसी ऑर्गन से बायोप्सी को ले सकते हैं। बायोप्सी का मतलब हो गया कि शरीर है, ये